देख भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेव फंक्शन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल के बारे में। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसको एक बार याद कर ले। देखो, बेसिकली डिब्रॉय वेवलेंथ के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। डिब्रॉय वेवलेंथ क्या था? डिब्रॉय वेवलेंथ बेसिकली किसी भी पार्टिकल का वेव नेचर के बारे में बात कर रहा था। जैसे कि डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात किए। अब वहां पे क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्टिकल है, उससे भी वेव एसोसिएटेड है। ये डिब्रॉय हाइपोथेसिस से हम लोगों को पता चल गया। अब जब ये बात हमको अच्छे से पता चल चुका है तो आगे चलिए देखते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन में भी वेव है, फोटोन में भी वेव है, तो इस वेव का एक अलग से वेव फंक्शन बनेगा। वो क्या होगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, जो कि आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है ना कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ये जो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है, इसे हम लोग डिब्रॉय वेवलेंथ कहते हैं। इस जगह पे जो लैम्डा है वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो पी है वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेवलेंथ किसका? जो इलेक्ट्रॉन या फिर जो पार्टिकल है उससे जो एसोसिएटेड वेव है, उस वेव का हमारा वेवलेंथ को लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो जो पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, मूविंग पार्टिकल से ही हमारा वेव एसोसिएटेड होगा ना। तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन ही पार्टिकल हम लोग कभी मान के चलते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो मूव करने के केस में जो मोमेंटम होगा उसको हम लोग यहां पे पी बोल रहे हैं। क्लियर है? अब इसी के साथ क्या है कि बोला यह गया है कि जो ये लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है, ये जो वेवलेंथ है ये दोनों के लिए वैलिड है। फोटोन के लिए भी वैलिड है और हमारा साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन या फिर उससे रिलेटेड जो पार्टिकल्स है उसके लिए भी वैलिड है। लेकिन अब हर एक पार्टिकल में अगर वेव है तो ये वेव फंक्शन क्या है? अब देखो, किसी भी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होता है ना, एक सिंगल वेव एसोसिएटेड नहीं होता है, मल्टीपल्स वेव एसोसिएटेड होते हैं। बहुत सारा वेव एसोसिएटेड हो सकता है। अब बहुत सारा वेव एसोसिएटेड है तो उनका सुपर इंपोजिशन होगा। और बहुत सारा वेव का जब सुपर इंपोजिशन होता है ना, तो उसके बाद एक सिंगल वेव बनता है। ठीक ना? सुपर इंपोज्ड वेव बनेगा, एक सिंगल वेव बनेगा। वो सिंगल वेव को हम लोग वेव फंक्शन बोलते हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं यहां लिखा हुआ क्या है। ठीक ना? तो यहां पे बात किया गया है कि द रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, जो कि मोमेंटम और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया फॉर बोथ फोटोन पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, सजेस्ट दैट इट इज पॉसिबल टू यूज अ कंसंट्रेटेड ग्रुप ऑफ वेव्स और वेव पैकेट। अब क्या है कि जो ग्रुप होता है ना, कंसंट्रेटेड वेव का जो ग्रुप होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेव पैकेट कहते हैं। बहुत सारा अगर वेव एक साथ एसोसिएटेड हो जाए, सुपर इंपोज करके एक सिंगल वेव बना, उसी को हम लोग क्या नाम दे दिए? वेव पैकेट। टू डिस्क्राइब लोकलाइज्ड पार्टिकल एंड फोटॉन्स। अब वो जो वेव है वो पार्टिकल के विषय में बताएगा। वो वेव किसके बारे में बात करेगा? पार्टिकल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी चीज का वेव फंक्शन दिया हुआ है तो वो वेव फंक्शन उस पार्टिकल के बारे में डिस्क्रिप्शन देगा, कंप्लीट डिस्क्राइब करेगा उस पार्टिकल को, जो भी हमारा वेव फंक्शन दिया हुआ रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना, इसको आगे हम लोग यूज भी करेंगे इस सेंटेंस को। अगर आगे पढ़ें, the associated de Broglie wave function is a function of space variable x y z और r वेक्टर, यानी कि कोई भी पोजीशन वेक्टर के बारे में बात किया गया है, एंड टाइम t। इट कैन गिव नियरली complete information about the state of physical system at a particular time in accordance with the rules of quantum mechanics. It is also known as state function. अब बात क्या है कि ये जो वेव फंक्शन है, डिब्रॉय वेव फंक्शन है, जो कि समय पे भी और पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। किसका किसका फंक्शन है? पोजीशन, यानी कि आर वेक्टर हमारा पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये टी है यानी कि समय, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल। स्पेस यानी कि एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो तो स्पेस हुआ ना, और हमारा टाइम क्या हो गया? टी। वो
लगभग में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी भी पार्टिकल्स के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, यह बात बोला गया अभी तक वेव फंक्शन के द्वारा। ठीक है, यहां तक हम उम्मीद करते हैं किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा वेव फंक्शन में। तो थोड़ा सा जो है ना एक एनिमेशन से समझते हैं कि हमारा वेव फंक्शन है क्या। मान लीजिए कि एक पार्टिकल हमारे, अच्छा इसको थोड़ा सा जो है ना एनिमेशन हम लोग थोड़ा देर के बाद देखेंगे, पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना जरूरी है। ठीक ना, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस के बाद जब हम बताएंगे ना कि ये जो हमारा एनिमेशन वाला बात है तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्यों, आगे समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे कि अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस का बात करते हैं तो पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस कहता है कि इट कैन इंटरफेयर विथ इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या, कि किसी भी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, किसी भी पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होगा, इसके बारे में बात किए। डिब्रॉय वेवलेंथ भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगा, मल्टीपल्स ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड होगा जिसको हम लोग वेव पैकेट कहेंगे। और उसी के साथ वो जब इंटरफेयर करेगा, इसका मतलब यह है कि जो वेव फंक्शन है उस पार्टिकल पे ही डिपेंड करेगा, किसी दूसरे पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि इट कैन इंटरफेयर विथ इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब क्या, वेव फंक्शन किसका है, उस पार्टिकल का। वो पार्टिकल किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ उस वेव फंक्शन पे डिपेंड करेगा, उस वेव फंक्शन के साथ इंटरफेयर करेगा, उसके साथ इन्वॉल्व रहेगा। वो पार्टिकल किसी दूसरे वेव के साथ कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहेगा। यही वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इस बात को ध्यान में रखना, कोई भी पार्टिकल है उसका अपना वेव फंक्शन होगा, कोई भी पार्टिकल है अपना वेव फंक्शन, वो किसी दूसरे वेव फंक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी पार्टिकल का जो अपना वेव फंक्शन होता है वो वेव फंक्शन ही उस पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक या फिर डिस्क्राइब करता है उस पार्टिकल को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। यही जो प्रॉपर्टी है, इट कैन इंटरफेयर विद इटसेल्फ, यही इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो आगे कहता है कि इट इज लार्ज इन मैग्नीट्यूड। अब जो होता है, जो वेव फंक्शन होता है लार्ज इन मैग्नीट्यूड हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा वेव एसोसिएटेड है। ठीक ना, तो वेयर द पार्टिकल और फोटोन इज लाइकली टू बी लोकेटेड एंड समवेयर स्मॉल एल्सवेयर। अब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। इसको अगर हम थोड़ा आसान भाषा में समझें तो अलग तरीके से अगर बोला जाए, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक ना, वो डिस्क्राइब किया जाता है उसके वेव फंक्शन से। ठीक ना, जो वो वेव होगा, जो पार्टिकल होगा, उस पार्टिकुलर वेव फंक्शन में ही हमेशा एग्जिस्ट करेगा, दूसरी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक ना, इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंटली फाइंडिंग द पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन साई एट द पॉइंट एक्स वाई जेड एंड टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू मॉड साई। ये जो साई है ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे साई सिंबल देख रहे हैं आप लोग, ये जो साई आपको दिख रहा है ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और साई और मॉड साई का मीनिंग समझना है। साई बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर रहा है, साई हमारा वेव फंक्शन को बता रहा है डायरेक्टली। और जो ये मॉड साई है ना, ये आगे जाके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का काम करेगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम मॉड साई से निकालते हैं, कैसे आगे देखेंगे। सिर्फ मॉड साई नहीं, मॉड साई का स्क्वायर होना चाहिए। यहां से हम लोग को बेसिकली ये पता चल गया कि किसी भी पार्टिकल का जो प्रेजेंस है उसके वेव फंक्शन से पता चलता है। उसका वेव फंक्शन अगर पता है तो हमको पता रहेगा कि वो जो वेव जहां पे है उसी वेव में ही वो पार्टिकल है। कैसे, अभी एनिमेशन से पता चल जाएगा। हम बोले ना एनिमेशन बताएंगे। पार्टिकल आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है, ये पार्टिकल दिख रहा है। अब इस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन का मतलब कोई भी साइन या कॉस वेव नहीं। ठीक ना, यहां पे बहुत सारा साइन या बहुत सारा कॉस वेव एक साथ मिलके एक वेव पैकेट बनाया। क्या बनाया, एक वेव पैकेट, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। ये हमारा वेव पैकेट है। अब ये जो वेव पैकेट है, यहां पे जो पार्टिकल है इसी वेव पैकेट के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, आसपास घूमता रहेगा। अब इसका मतलब कि इसका मोशन जो होगा कहां पे होगा, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। दिख रहा है ना कि इसका जो मोशन होगा वो यहां से लेकर के यहां पे कहीं भी ये रह सकता है। मतलब कि इस वेव फंक्शन में अगर इस पार्टिकल को फाइंड करना हो तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा, क्योंकि 100% इसी वेव के अंदर ही ये पार्टिकल मिलने वाला है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा वेव इतना छोटा ही हो, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। यहां पे बोला गया ना, इट इज लार्ज इन मैग्नीट्यूड।
अब ये बड़ा भी हो सकता है, वेव बहुत बड़ा हो सकता है। अब कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करेगा उसके मैग्नीट्यूड पे, कितना बड़ा उसका ये दिया हुआ है वेव फंक्शन किस तरह का, उस पर डिपेंड करेगा। यहां पे वेव फंक्शन किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल को डिस्क्राइब कर रहा है, ये ध्यान में रखना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो तीसरा पॉइंट कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीसरा पॉइंट से पहले थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे। यहां पे जो साई स्क्वायर, साई स्क्वायर का मतलब क्या, अभी मॉड साई देखे थे ना, मॉड साई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता था, तो यहां पे मॉड साई स्क्वायर हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताएगा, मॉड साई नहीं। मॉड साई को हम लोग यूज करके आगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस तरह से निकालते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन साई, इसका अगर हम लोग मॉड स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा क्या देता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अगर आपको साई पता है तो मॉड साई स्क्वायर निकालो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकल जाएगा, मॉड साई का वैल्यू दिया रहेगा, आप उससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे जो साई है जरूरी नहीं है कि हमेशा रियल हो, कभी कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी रह सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहा तो भी मॉड साई निकालोगे तो भी वो रियल ही आएगा, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आएगा वो हमेशा रियल आएगा। बेसिकली अगर वो नॉर्मलाइज्ड है तो वन रहेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये बात तो क्लियर है, नॉर्मलाइज्ड है तो वो हमारा वन होगा। अब ये नॉर्मलाइज्ड क्या है हम लोग आगे जाके देखेंगे, सीखेंगे कि कोई भी अगर फिक्स्ड रेंज के बारे में हमको पता है तो वो हमारा वेव हमारा क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे ये नॉर्मलाइज्ड वर्ड क्या है। तो बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारा वेव फंक्शन अगर हमारा नॉर्मलाइज्ड है, इट मींस उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा वो वन होगा। लेकिन अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो भी उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमेशा रियल होगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं। अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जो कि साई ए प्लस आई बी के फॉर्म है, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, जहां पे ए और बी जो है हमारा रियल फंक्शन है, देन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यानी कि साई एस्ट्रिक को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये ए माइनस आई बी होगा। अब ये जो मॉड साई स्क्वायर है इसको हम लोग साई इंटू साई एस्ट्रिक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साई इंटू साई एस्ट्रिक इज नथिंग बट मॉड स्क्वायर, मॉड साई स्क्वायर, मॉड साई स्क्वायर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व किया गया तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है जो कि एकदम कंप्लीटली पॉजिटिव है और एक रियल क्वांटिटी है। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है वो क्या होता है, साई स्क्वायर। ये साई स्क्वायर कुछ और नहीं, हमारा साई इंटू साई एस्ट्रिक है, यानी कि साई स्टार भी बहुत लोग इसको बोलते हैं, साई स्टार जो दिख रहा है ना, साई स्टार या फिर साई एस्ट्रिक, ठीक है। तो इसको हम लोग मॉड साई का होल स्क्वायर भी कहते हैं। क्लियर। अब यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में पता चल गया और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हिंट कर दिए, आगे तो डिटेल में बताएंगे ना, आगे डिटेल में पता चलेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां पे देखें, यहां पे तीसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात होता है। ये कहता है कि जो दो वेव फंक्शन है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी सिंगल पार्टिकल के बिहेवियर को। ये बात हम पहले भी बोले बोले ना, ये सेंटेंस हम यूज करेंगे। मतलब कि कोई भी पार्टिकल है उसका बिहेवियर, उसका पोजीशन, उसका मोमेंटम, उसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है, वो हमको वेव फंक्शन से पता चलता है। लेकिन किसी सिंगल पार्टिकल का जो हमारा बिहेवियर है वो वेव फंक्शन से पता चलेगा, ना कि उस पार्टिकल का अगर वेव फंक्शन दिया है तो आप पूरे स्टैटिस्टिक्स, पूरे ग्रुप का पार्टिकल का बिहेवियर को आप एक वेव फंक्शन से जज कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इसका मतलब यही हो गया, एक इंसान का बिहेवियर देख करके आप पूरे समाज का बिहेवियर को आप डिस्क्राइब कर देते कि नहीं ऐसा समाज ही होगा। मान लीजिए किसी समाज में एक आदमी है, वो कोई क्राइम किया, ठीक ना, उसका बिहेवियर तो पता चल गया, ही इज अ क्रिमिनल। अब इसका मतलब कि जिस समाज में रहता है क्या सभी क्रिमिनल होंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो यहां पे एक पार्टिकल का जो हमारा वेव फंक्शन है, ठीक ना, बात को समझना है, यहां पे एकदम रिलेट करके हम समाज से रिलेट करके बताया कि जो एक पार्टिकल है उसका जो बिहेवियर है उसके वेव फंक्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक ना। लेकिन अगर हम एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहे हैं, तो वो हमको वेव फंक्शन से कभी भी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल का बिहेवियर उसका अपना वेव फंक्शन बताता है और एक सिंगल पार्टिकल का वेव फंक्शन से हम कंप्लीट जो समाज है, जो कंप्लीट हमारा ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, उसका बिहेवियर कभी भी पता नहीं कर सकते हैं। अलग अलग पार्टिकल का बिहेवियर अलग अलग होता है, ठीक है। यही है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली एक एक पार्टिकल के विषय में बात करता है, एक एक सिंगल पार्टिकल के बारे में बात करता है। तो इसको आगे डिटेल में क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है उसमें हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि हम लोग किसी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जो क्वांटम बिहेवियर है उसको कैसे पढ़ेंगे, वो बाद में है।
पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। अब क्या है कि कौन कौन सा कंडीशन है, ठीक है ना, वेव फंक्शन का क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम कंडीशन फॉर वेव फंक्शन के बारे में बात करते हैं, टू बी वेल बिहेव्ड, अच्छे से बिहेव करने के लिए वो कंडीशन से एक बार देख लेते हैं कि देखो पार्टिकल तो कुछ भी हो सकता है ना, उसका वेव फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको उसको उस पार्टिकल को अच्छे से वेल बिहेव कराना है, ठीक ना। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्या है कि बोला जाता है कि साई मस्ट बी फाइनाइट। अगर साई इनफाइनाइट होगा तो पार्टिकल है कि नहीं है इसके बारे में तो पता ही नहीं चलेगा। अगर वेव फंक्शन इनफाइनाइट बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है आपको पता भी नहीं चल रहा है कितना बड़ा है, तो वो रियली में पार्टिकल है कि नहीं है वो भी तो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक ना। इसीलिए साई मस्ट बी फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये पहला कंडीशन। दूसरा बोल रहा है साई मस्ट बी सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए, मतलब कि एक सिंगल वैल्यू से जो पार्टिकल है उसका कंप्लीट बिहेवियर हमको पता चल जाना चाहिए एक सिंगल वैल्यू से। मान लो कि ये साई है, इसका अलग अलग वैल्यूज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सिंगल वैल्यू से पता चलना चाहिए। फॉर ईच सेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड साई मस्ट हैव ओनली वन वैल्यू, मतलब साई का हमारा एक फंक्शन है, साई का दूसरा फंक्शन भी है, तीसरा फंक्शन, ऐसा नहीं होता है। साई का जितना भी अलग अलग फंक्शन है सबको कलेक्ट करके एक सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, एक सिंगल ही वैल्यू होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो साई मस्ट बी कंटिन्यूअस। साई कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब एक कंडीशन में साई कंटिन्यूअस नहीं होगा, कब बताओ? दिख रहा है स्क्रीन पे? कब कंटिन्यूअस नहीं होगा? जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो गया तो उस केस में हमारा जो साई है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये एक्सेप्ट बोला गया, एक्सेप्ट इन दोज रीजंस वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट। अब ऐसा तो होता नहीं है किसी भी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पहुंच गया, होता है क्या? नहीं ना, किसी का भी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होगा, उसका फिक्स्ड पोटेंशियल है, तो हमारा वेव फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि साई हमेशा क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एक पार्टिकल यहां पे है गायब होकर के यहां पे आ गया, ऐसा तो नहीं ना, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हुए वहां तक जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहां पे आपको दिख रहा होगा चौथा यानी कि आखिरी, कि साई मस्ट वैनिश एट साई इक्वल टू जीरो। मान लो कि वेव फंक्शन हमारा जीरो है, ठीक ना, वेव फंक्शन जीरो होने का मतलब कि हमारा पार्टिकल तो है ही नहीं, मतलब वेव फंक्शन ही नहीं है तो पार्टिकल कहां से होगा? पार्टिकल है तो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन नहीं तो पार्टिकल भी नहीं, ठीक है, सीधा सीधी बात है। इसीलिए अगर एक्स हमारा बोल दे इन्फानाइट है, वाई हमारा इन्फानाइट है प्लस माइनस में, जेड हमारा प्लस माइनस में इन्फानाइट है, मतलब कि वो कहीं भी पार्टिकल हो सकता है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मल्टीवर्स में, पूरे सुपरवर्स में पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, तो पार्टिकल नहीं भी तो हो सकता है। तो उस पार्टिकुलर केस में हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकल वैनिश हो गया, पार्टिकल नहीं है। तो हम अगर किसी भी पार्टिकल को ढूंढ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि अगर आपके बारे में बोला जाए कि एक आदमी है, उसको आपको खोजना है, वो रांची में है, जैसे कि हम रांची में रहते हैं तो हम रांची के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको रांची में अगर आप खोजेगा तो रांची में खोजेगा। अगर हम बोले कि एक आदमी है, उसको आपको पूरे ब्रह्मांड में खोजना है, तो खोज पाइएगा? पृथ्वी तो छोड़ दीजिए, हम पृथ्वी बोले ही नहीं, हम पूरे ब्रह्मांड में खोजना खोज पाइएगा? क्यों? क्योंकि उस पार्टिकुलर केस में उसका जो डायमेंशन है वो प्लस माइनस इंफिनिटी हो गया, एक्स प्लस माइनस इंफिनिटी, वाई प्लस माइनस इंफिनिटी, जेड प्लस माइनस इंफिनिटी। और समय खोजते रहिए, समय बीत जाएगा, आपका जीवन काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप खोज नहीं पाइएगा, क्योंकि किसी भी इंसान को खोजना कहां है? पूरे ब्रह्मांड में खोजना, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी को आप कैसे खोज सकते हैं? तो इस पर्टिकुलर केस में जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जिसको खोजा जा रहा है इनफाइनाइट के केस में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ही इज वैनिश्ड, दैट पार्टिकल इज कंप्लीटली वैनिश्ड, ठीक ना। इसीलिए बोला गया कि साई मस्ट वैनिश। क्लियर? उम्मीद करते हैं जो बात बताया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अब देखो अभी लास्ट है, अभी खत्म नहीं हुआ है, यह आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। द पार्शियल डेरिवेटिव, कोई भी अगर मान लो वेव फंक्शन है तो उसको वो किसी डिस्टेंस के साथ कैसे वैरी कर रहा है, एक्स के साथ कैसे वैरी कर रहा है, वाई के साथ कैसे वैरी कर रहा है, या फिर समय के साथ वो फंक्शन कैसे वैरी कर रहा है। कोई भी पार्टिकल है वो समय के साथ भी वैरी करेगा, एक्स के साथ भी वैरी करेगा, वाई के साथ भी वैरी करेगा, जेड के साथ भी वैरी करेगा। तो पार्शियली अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे कि डो साई बाई डो एक्स है, डो वाई, डो साई बाई डो वाई है, डो साई बाई डो जेड है, इसका वैल्यू भी फाइनाइट ही होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए।
ठीक है, इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट या फिर सिंगल वैल्यूड। जब साई सिंगल वैल्यूड है, इनका डेरिवेटिव भी हमारा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए हर एक पॉइंट पे, ठीक ना, क्योंकि पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, जिस कारण से साई भी हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारा जो उसका डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक्सेप्ट एट पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। सिर्फ उन पॉइंट्स को छोड़ देना जहां पोटेंशियल इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पोटेंशियल के केस में बस एक बात ध्यान में रखना है, वहां पे पार्टिकल वैनिश हो जाता है, ठीक है। इनफाइनाइट पार्टिकल, जब इनफाइनाइट पोटेंशियल की बात करेंगे तो वहां पे हमारा ये कंटिन्यूटी वाली बात नहीं आएगी, वहां डिस्क्रीट वाला बात आ जाएगा। इसको हम लोग आगे जाकर के जब पोटेंशियल वेल पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस ये जो पार्ट बताया गया ना, ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। 5 जो कंडीशन बताए गए, पांचों कंडीशन को ध्यान में रखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए इंटरेस्टिंग चीजों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।